चलो बच्चों, तीसरे में अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे। और बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द ओर को कवर कर रहे हैं कि कैसे हम ओर को कंसंट्रेट करके उससे माइन्यूट गैंगवे पार्टिकल्स निकाल पाएँ। सबसे पहले इसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग जिसे हम लेविगेशन भी कहते हैं और हम ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या है, ओर और गैंगवे जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके मास या डेंसिटी में क्या होता है, फ़र्क होता है। हम क्या बनाते हैं, एक टाइप की वेज बनाते हैं। ये लो, यहाँ पे क्या होता है, पानी चलता है, यहाँ से हमें वो ओर फेंकना है और यहाँ ट्रेस लगी रहती है, ट्रेस, ठीक है। तो होता क्या है, ओर को जैसे हमने क्रश ओर को फेंका तो ट्रेस में तो हैवी चीज़ जमा होने लगती है। ट्रेस में क्या होता है, हैवी चीज़ जमा होने लगती है और जो हल्की चीज़ होती है जिसकी डेंसिटी कम है वो पानी के साथ नीचे गिरती रहती है। ये चीज़ें हैं। तो इट इज़ जनरली बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ ओर एंड गैंगवे पार्टिकल्स। यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से ओर यूज़ कर सकते हैं। तो दो ओर में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक है हेमाटाइट जो होता है Fe2O3 और एक होता है मैग्नेटाइट जो होता है Fe3O4। हेमाटाइट क्या है, Fe2O3, और यहाँ पे जिंक कार्बोनेट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन या ग्रेविटी सेपरेशन क्या है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ ओर एंड गैंगवे। ओर और गैंगवे की डेंसिटी में जो डिफरेंस है उसी पे ये क्या है, बेस है। सिंपल सी बात है। इसमें आने कौन कौन से हैं, जैसे हेमाटाइट आ गया Fe2O3 और जिंक कार्बोनेट ZnCO3 आ जाएगा। ये बहुत मेन है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखो, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जनरली लेड के ओर के लिए, सल्फाइड के ओर के लिए, किसके ओर के लिए, सल्फाइड। दो ध्यान से सुन लो, सल्फाइड के ओर के लिए एम्प्लॉयड होता है कौन सा, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सिर्फ सल्फाइड के ओर के लिए, कि सल्फाइड के ओर के साथ कुछ और भी हो, है ना, मतलब ओर में सल्फाइड भी हो कुछ और भी हो तो उन्हें सेपरेट करने के लिए होता है। फिर एक चालाक बच्चा तुम में से बोलेगा, मान लो सर दो जो ओर है उसमें दो कंपाउंड सल्फाइड के ही हों, जैसे ZnS और PbS, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड। तो उसको भी बताऊंगा, चिंता मत करो। पहले ये तो देखो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है। बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वेटिंग लगेगा। वेटिंग मतलब गीला कर देना। प्रिंसिपल ऑफ वेटिंग लगेगा, गीला कर देना। सुनो ध्यान से, जो मिट्टी होती है वो पानी में वेट होना चाहिए, पानी में घुलना चाहिए, पानी में गीला होना चाहिए। और जो हमारा सल्फाइड ओर होगा वो किसी तरह के ऑयल में वेट होना चाहिए पानी से ज़्यादा। वो ऑयल होगा पाइन ऑयल। कौन सा ऑयल, पाइन ऑयल। पानी का ऑयल नहीं, थप्पड़ मारूंगा, पाइन ऑयल, PINE, पाइन ट्रीज होते हैं, पाइन ऑयल। तो इसका प्रिंसिपल ये है, सिंपल सी बात है, इट इज़ बेस्ड अपॉन दी प्रिफरेंशियल वेटिंग। किस पे बेस है, प्रिफरेंशियल वेटिंग पे बेस है। इट इज़ बेस्ड अपॉन प्रिफरेंशियल वेटिंग। प्रिफरेंशियल वेटिंग मतलब क्या है, सल्फाइड ओर्स ट्राइज टू वेट विद द पाइन ऑयल एंड गैंगवे विल बी वेट या विल बी वेटिंग विद द वाटर। तो बेसिक सी बात है, इसका प्रिंसिपल ये है, सल्फाइड ओर्स आर प्रिफरेंशियली वेटेड बाय पाइन ऑयल। सल्फाइड ओर को प्रिफरेंशियली गीला कौन करेगा, पाइन ऑयल, और गैंगवे पार्टिकल्स को गीला कौन करेगा, वाटर। कौन करेगा, वाटर। अब जब ये हो जाएगा, झाग बनेगा ऑयल का, ठीक है, ऑयल से झाग बनेगा, तो उसे हमें उसको ऑयल के साथ मतलब झाग के साथ हमें हमारे ओर को भी कलेक्ट करना है। ये सारा कंसनट्रेटेड है, यहाँ मेटल नहीं कलेक्ट होगा, यहाँ ओर होगा कंसनट्रेटेड फॉर्म में कलेक्ट। उसे कौन कलेक्ट करेगा, कलेक्टर्स करेंगे भाई। कौन करेंगे, कलेक्टर्स। कलेक्टर कौन है, यही है जिसने सल्फाइड ओर को गीला करा। कौन है, पाइन ऑयल। और एक और चीज़ यूज़ करते हैं हम, ज़ेंथेट्स। कौन यूज़ करते हैं, ज़ेंथेट्स, ठीक है। तो इसका पहले प्रिंसिपल देख लो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का। इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिफरेंशियल वेटिंग, दैट इज sulfide ore will preferentially wetted by the pine oil and gangway particles are preferentially wetted by the वाटर। अब वेट हो गया तो कलेक्ट भी तो करना है, तो कलेक्ट के लिए कलेक्टर्स लगाते हैं। कलेक्टर्स कौन है, याद करो, कलेक्टर्स हैं पाइन ऑयल और ज़ेंथेट्स, ठीक है। अब तब क्या होगा, जब ओर के अंदर दोनों ही सल्फाइड के कंपाउंड्स हों तो उसके लिए हमें डिप्रेसेंट लगाना पड़ता है। क्या लगाता है, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्या होता है, एक को दबा देता है दूसरे को उठा देता है, एक को दबा देगा दूसरे को उठा देगा। तो डिप्रेसेंट क्या है, डिप्रेसेंट यूज टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स। दो सल्फाइड ओर्स हों उन्हें सेपरेट करने के लिए जो यूज़ होगा, दोनों ही सल्फाइड हैं,
दोनों ही पाइन ऑयल से प्रेफरेंशियल वेट होंगे। अरे ये तो दिक्कत हो गई, दोनों ही पाइन ऑयल से प्रेफरेंशियली वेट होंगे, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए कौन यूज़ करोगे आप? डिप्रेसेंट यूज़ करोगे। जैसे अगर हम पे ओर हो जिसमें जिंक सल्फाइड भी हो और लेड सल्फाइड भी हो, कौन हो? जिंक सल्फाइड भी हो, लेड सल्फाइड भी हो, तो यहाँ पे हम डालते हैं सोडियम साइनाइड एज अ डिप्रेसेंट। सुनो, सोडियम साइनाइड को हम डिप्रेसेंट के जैसे डालेंगे किसमें? एक ऐसे ओर में जिसमें जिंक सल्फाइड भी है और लेड सल्फाइड भी है। क्या करेगा वो? एक को झाग के साथ, फ्रोथ के साथ आने देगा और एक को दबा देगा, एक को आने ही नहीं देगा। तो ये जिंक सल्फाइड को, किसको? जिंक सल्फाइड को दबा देता है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वो झाग के साथ ऊपर नहीं आएगा। जबकि लेड सल्फाइड को झाग के साथ ऊपर आने देता है, उसे हम कलेक्ट कर लेंगे। किसको? जो झाग के साथ ऊपर आ रहा है। कौन आ रहा है? लेड सल्फाइड। ये चीज़ है, ठीक है। तो लेड सल्फाइड को वो झाग के साथ ऊपर आने देता है, कलेक्ट कर लेंगे, और जिंक सल्फाइड को डिप्रेस कर देता है, दबा देता है, ठीक है। तो याद रखना डिप्रेसेंट क्या चीज़ है। डिप्रेसेंट ऐसे केमिकल्स है, कंपाउंड है जैसे सोडियम साइनाइड, जो उस समय काम आएगा जब हम पे ओर में दो सल्फाइड हो, जैसे जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड। एक को वो दबा देगा पानी के नीचे और एक को झाग के साथ ऊपर आने देगा। जैसे सोडियम साइनाइड लेड सल्फाइड को पानी के झाग के साथ ऊपर आने देगा और जिंक सल्फाइड को वो नीचे दबा देगा। कलेक्टर का काम क्या है? कलेक्ट करना, ऑब्वियसली पाइन ऑयल सैंथेट, प्रेफरेंशियल वेटिंग पे बेस है। क्लियर है। नेक्स्ट सैंपल लीचिंग। क्या है? लीचिंग। लीचिंग क्या है? लीचिंग में यार हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा ओर है उसको गैंगवे से अलग करना है। ऑब्वियसली कंसनट्रेटेड का कंसनट्रेशन ऑफ ओर में ही तो पड़ रही है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? जो हमारा ओर है उसे गैंगवे से सेपरेट करना है, रिमूव आउट करना है। कैसे करेंगे? ऑब्वियसली किसी केमिकल रीजेंट का अगर हम यूज़ करें या किसी केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करें, उसे हम लीचिंग बोलेंगे। लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ओर में से गैंगवे को अलग कर देते हैं। किसकी मदद से? केमिकल रीजेंट की मदद से, ठीक है। लीचिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल क्लास 10th में आपने पढ़ा था, बॉक्साइट। जो हमारा ओर होता है उसे हम बेयर्स प्रोसेस से, BAEYER' बेयर्स प्रोसेस से बॉक्साइट ओर Al2O3.XH2O को अलग करते हैं। तो ये हमारी लीचिंग है। लीचिंग क्या है? व्हेन ओर इज ट्रीटेड विद सुटेबल रीजेंट या केमिकल टू रिमूव गैंगवे। गैंगवे को हटाने के लिए जब हम ओर को एक बहुत ही सुटेबल रीजेंट या केमिकल से ट्रीट कराएं, तब हमारा वो लीचिंग प्रोसेस हो जाता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है बॉक्साइट ओर का बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक सेपरेशन तो आपको पता ही है। मैग्नेटिक सेपरेशन तो तब काम आएगा जब मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो और गैंगवे हो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। कब काम आएगा? जब ओर और गैंगवे की मेटेलिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफर करें। ऑब्वियसली हम चाहेंगे ही कि जो हमारा मेटल है वो कैसा हो? मैग्नेटिक हो, पैरामैग्नेटिक हो, फेरोमैग्नेटिक हो, और ओर क्या हो? डायमैग्नेटिक हो, वो मैग्नेटाइज हो ही ना, ठीक है। तब काम आएगा। और ये कब? यहाँ पे कौन सा ओर हम यूटिलाइज कर सकते हैं या कौन से ओर के लिए एम्प्लॉयड कर सकते हैं? तो है भाई वो कौन सा? मैग्नेटाइट। हेमाटाइट नहीं, हेमाटाइट क्या है? Fe2O3। मैग्नेटाइट क्या है? Fe3O4। लोडस्टोन। बोला था ना चाइनीज़ लोगों ने मैग्नेटिज्म में पढ़ाया था, तो मैं चाइनीज़ लोगों ने सबसे पहले यही डिस्कवर करा था। तो ये चीज़ है। क्लियर है? सारी चीज़ देख लेना ही। आगे बढ़ेंगे अब हम, ठीक है। गुड। चलिए बच्चों आगे का देखिए। सबसे पहले देखिए हमें क्या पढ़ना है? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। क्या पढ़ना है? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन मैंने आपको बताया ही था। कैल्सिनेशन में क्या होता है? अभी ये मत सोचना कि सिर्फ पहले कंसंट्रेशन करेंगे फिर रिफाइनिंग करेंगे, नहीं। फ्लो चार्ट मैंने तुम्हें बता दिया, मैं किसी को भी कहीं भी करा सकता हूँ। अभी मैं क्या करा रहा हूँ? मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने का बता रहा हूँ, इम्प्योर मेटल में। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग देख रहे हैं। आपको पता है ना इसमें क्या होता है? ऑक्साइड बनाते हैं हम, ठीक है। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है। देखो जैसे कैल्सिनेशन अगर समझें तो कैल्सिनेशन में हमें क्या करना है? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में कंसनट्रेटेड ओर को स्ट्रांगली हीट करना है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में कंसनट्रेटेड जो ओर है उसे हमने स्ट्रांगली हीट करना है। अब बेसिकली हम इसे किसके लिए एम्प्लॉयड करते हैं, किसके लिए यूटिलाइज करते हैं? इस मेथड को जिंक के कार्बोनेट के लिए यूटिलाइज करते हैं।
तो जनरली ये कार्बोनेट्स के लिए यूटिलाइज होता है, ये वाला सल्फाइड के लिए होता है रोस्टिंग, ये कार्बोनेट के लिए होता है। आपको खुद ही पता है, देखो जिंक कार्बोनेट है, हीट करोगे CO2 निकलेगा और ZNO निकल जाएगा, ZNO का फिर रिडक्शन होगा आगे, रिडक्शन से फिर रिफाइनिंग होगी आगे, ये सब आपको पता है। तो कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। किसको भैया? ओर को। और किसको? ये किसके लिए एम्प्लॉय है? कार्बोनेट के लिए है। जिंक कार्बोनेट को हीट करा, ZNO प्लस CO2 बन जाएगा। अब रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग में आपको पता है एक्सेस ऑफ एयर, खुले में रोस्ट कर रहे हैं, वही चीज़ है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर इन एक्सेस ऑफ एयर। याद रखना ये सल्फाइड के लिए काम आता है, जैसे ZNS हो गया, 3O2 से रिएक्ट करेंगे, आपको पता है ZNO बनेगा और SO2 बन जाएगा। बैलेंस आप खुद कर सकते हैं। तो एकदम आँख बंद करके जल्दी से बताओ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या फ़र्क है? कैल्सिनेशन में हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में ओर को क्या करते हैं? हीट करते हैं ताकि वो ऑक्साइड बना दे, और रोस्टिंग में हम एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं। ठीक है। कैल्सिनेशन किसके लिए होता है? कार्बोनेट्स के लिए हो सकता है, और आपका रोस्टिंग किसके लिए होता है? सल्फाइड के लिए होता है, इतना याद रखना। नेक्स्ट है आपका लिक्वेशन। लिक्वेशन क्या है? लिक्वेशन में हम मेटल को रिफाइन करना चाहते हैं। पहले समय मेटल ऑब्टेन्ड हो गया है, ठीक है, रिडक्शन के बाद पहले क्या बनता है? कंसनट्रेटेड और फिर ऑक्साइड बनता है, फिर रिडक्शन होता है ना, अब रिफाइन कर रहे हैं। तो लिक्वेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम रिफाइन करते हैं मेटल को। बट यहाँ पे सबसे मेन बात जो सोचने वाली है वो ये है, ये मेथड तभी लगाना या उन मेटल के लिए लगाना कि जिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट उनकी इम्प्योरिटी से भी कम है। जिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट उन मेटल की इम्प्योरिटीज़ जो हैं उसके ओर में उनसे भी कम हो। ओर होता है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं, मेटल और इम्प्योरिटी या गैंगवे। गैंगवे से अगर कम मेल्टिंग पॉइंट है किसका? किसी मेटल का, तो हम लिक्वेशन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? लिक्वेशन। ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये ऑक्साइड बनाने नहीं है, ये रिडक्शन नहीं है, ये रिफाइनिंग है। तो ये लिक्वेशन क्या है? एक ऐसा मेथड है रिफाइनिंग का जो हम ऐसे मेटल के लिए लगाएंगे जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उनके इम्प्योरिटी के कंपैरिजन में। कोई और है उसमें इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट उस ओर के रहने वाले मेटल से क्या है? ज़्यादा है, और मेटल का क्या है? इम्प्योरिटी, मतलब मेटल का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटी से क्या है? कम है। तब रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं लिक्वेशन, और ये जनरली टिन और लेड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, याद रखना। क्रोमेटोग्राफी यार ऑब्वियसली एडजॉर्प्शन पे बेस है। ये हम ऐसे मेटल्स के लिए यूज़ करेंगे जो बहुत टाइनी हैं या जिनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। ठीक है, उन मेटल्स में हम क्या करते हैं? कोई एडजॉर्बेंट सरफेस ले लेते हैं, और ऐसे हम पे दो मेटल्स होते हैं, दोनों का जो एडजॉर्प्शन का रेट होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। एडजॉर्बेंट सरफेस कॉमन है, बट दो छोटे छोटे मेटल्स हैं, उनके छोटे छोटे सैंपल्स हैं, उनका जो एडजॉर्प्शन का रेट होगा वो क्या होगा? अलग होगा। उसी फैक्टर पे बेस है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक ऐसे मेथड है जिसको हम एलिमेंट्स के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे, और माइन्यूट क्वांटिटी में होने चाहिए वो एलिमेंट, और ये बेस है कि एडजॉर्बेंट पे जो एडजॉर्प्शन हो रहा है उसका रेट कैसा है? डिफरेंट है अलग अलग माइन्यूट एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एडजॉर्प्शन पे बेस है। हमें यहाँ क्या करना है? हमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट लेने हैं और उनकी माइन्यूट कंसंट्रेशन लेनी है, और उन्हें हमने एक कॉमन एडजॉर्बेंट सरफेस पे एडजॉर्ब कराना है, और उनका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। वहीं से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट या प्यूरीफाई कर देंगे। ठीक है, ये याद रखना। दैन उसके बाद क्या भाई? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जनरली में हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं? कॉपर ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, जो भी हैं, आयरन ले सकते हैं, इन सब के लिए। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होगा? हम क्या करेंगे? दो चीज़ लेंगे, ऑब्वियसली ये रिफाइनिंग के लिए ही है ना। कंसंट्रेशन के बाद है, ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन के बाद है, ऑक्साइड बनाने के बाद है, रिफाइन कर रहे हैं। रिडक्शन के ठीक बाद वाली प्रोसेस है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे? एक मेटल होगा जैसे कोई M, उसकी प्योर फॉर्म भी होगी और इम्प्योर फॉर्म भी होगी। तो इम्प्योर फॉर्म को आप एनोड मानना। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, एनोड और कैथोड। एनोड में कौन चिपकता है? अनायन। कैथोड में कौन चिपकता है? कटायन। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। एनोड में क्या होगा? मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। कैथोड में क्या होगा? कैथोड में क्या होगा? जल्दी बताओ। वही कटायन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा मेरे भाई, वही कटायन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वही चीज़ है। तो यहाँ इम्प्योर मेटल को हम क्या लेंगे? एनोड लेंगे, और प्योर मेटल की स्ट्रिप को क्या लेंगे? कैथोड लेंगे। इस मेथड में एनोड इम्प्योर मेटल का होता है और प्योर मेटल की स्ट्रिप क्या होता है? कैथोड।
कैथोड में याद है रिडक्शन होता है, एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल रिग, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और रिडक्शन में वही कटायन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा। यहाँ पे क्या है आपको पता है, ये वाला है इम्प्योर और ये चीज़ बन जाएगी प्योर, ठीक है। तो इम्प्योर से प्योर बनाने का मेथड है ये। कैथोड में कटायन, एनोड में अनायन बनेगा, पता है ना बे यार सर अनायन तो आपने बनाया ही नहीं। अरे तो भाई ये भी तो लिखा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं बनाया अनायन, गोली मारो। पर ऑक्सीडेशन मतलब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इम्प्योर वाला, और रिडक्शन मतलब वही इम्प्योर दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना, शाबाश। इसके बाद हम पे जोन रिफाइनिंग है। देखो जोन रिफाइनिंग बहुत ही बड़ा कमर्शियल मेथड है, ऐसे नहीं बनते, इसके सेटअप करोड़ों में बनते हैं। तो जोन रिफाइनिंग में बस हम एक फैक्ट पे काम चलता है हमारा। जनरली ये मेटोलॉइड्स के लिए यूज़ होता है। मेटोलॉइड 2-3 ही होता है, एंटीमनी हो गया, ये हो गया आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया। और इस मेथड में हम क्या करते हैं, मेटोलॉइड्स को हाई प्योरिटी में प्योरीफाइड करा जा सकता है। कैसे करा जा सकता है, एक फैक्ट पे ध्यान रखना है कि इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, क्या चीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ वो मेल्ट फॉर्म में ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। इम्प्योरिटीज़ जो बनेगी ना वो अपनी मेल्ट फॉर्म में ज़्यादा सोल्यूबल होगी एज़ कंपेरिजन टू इम्प्योरिटी की सॉलिड स्टेट फॉर्म, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ अपनी मेल्ट फॉर्म में ज़्यादा सोल्यूबल होगी एज़ कंपेरिजन टू देयर सॉलिड स्टेट फॉर्म, ये याद रखना। मेटोलाइट्स के लिए यूज़ होता है। सारा समअप कर लो, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। देखो समअप करना है, आंखें बंद करो। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग 2 प्रोसेस हैं जिसमें कंसनट्रेटेड ओर का ऑक्साइड बना देते हैं। कैल्सिनेशन होता है लिमिटेड सप्लाई में एक्सेस अमाउंट में हमने हीट करना है उसे ताकि उसका ऑक्साइड बन जाए। कैल्सिनेशन जनरली कार्बोनेट के लिए होता है, जिंक कार्बोनेट को हीट करना, ZnO और CO2 बना देना। फिर रोस्टिंग क्या होता है, एक्सेस ऑफ एयर में हम हीट करते हैं, तो ये जनरली सल्फाइड के लिए होता है। सल्फाइड आपको पता ही है, जैसे जिंक सल्फाइड ले लेना, 3O2 से रिएक्ट करना ना, ZnO बनेगा और SO2 बन जाएगा। बैलेंस आप खुद कर लेना। दैन इसके बाद लिक्वेशन आएगा। लिक्वेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो इस फैक्ट पे बेस है, यहाँ पे वही मेटल का यूज़ करना है जिनका मेल्टिंग पॉइंट उनमें रहने वाली इम्प्योरिटी से क्या हो, कम हो। इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। इसके एग्जांपल जनरली यहाँ टिन और लेड को यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आएगी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बेस है एड्जॉर्प्शन पे। हमें क्या करना है, 2 हमने यहाँ एलिमेंट लेना है, उन्हें हमें प्यूरीफाई करना है। क्या करना है, प्यूरीफाई करना है। लिक्वेशन भी प्यूरिफिकेशन ही है, मतलब रिफाइनिंग है। यहाँ पे भी क्रोमेटोग्राफी में भी हमें क्या करना है, प्यूरीफाई करना है। किनको करना है, 2 एलिमेंट को, उनकी माइन्यूट कंसंट्रेशन लेनी है, एक ही सरफेस होगी एड्जॉर्बेंट की, और उनको एड्जॉर्ब कराना है उस सरफेस में उन माइन्यूट एलिमेंट्स के सैंपल्स को। बट दोनों का एड्जॉर्प्शन रेट क्या होगा, अलग अलग होगा। कोई जल्दी एड्जॉर्ब हो जाएगा, कोई लेट एब्जॉर्ब होगा। यहीं से हम उसे प्यूरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या है भैया, इसके बाद आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग देख लो। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक रिफाइनिंग का ही मेथड है। रिफाइनिंग मेथड रिडक्शन के बाद आता है। इसमें हम इम्प्योर मेटल को एनोड मान लेंगे। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, तो इम्प्योर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा और कटाइन बन जाएगा। और प्योर मेटल की स्ट्रिप को कैथोड लेंगे, तो जो कटाइन बना है, और कैथोड में होता है ऑक्सीडेशन, तो कटाइन में जो बना है वो पहले वाले एनोड से जो ऑक्सीडेशन होके हमें इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो कैथोड में रिड्यूस होके या रिडक्शन करके वो इलेक्ट्रॉन गेन करके प्योर मेटल बनाएगा। सिंपल सी बात है, इम्प्योर मेटल है एनोड, प्योर मेटल है कैथोड। एनोड में होगा क्या, जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन, तो M - N इलेक्ट्रॉन Mn+ बन जाएगा, ठीक है। और आपका कैथोड में होगा रिडक्शन, तो Mn+ + N इलेक्ट्रॉन M प्योर बनाएगा। ये चीज़ है, ठीक है। जनरली बहुत जगह यूज़ होता है ये। इसके बाद क्या है, वेपर जोन रिफाइनिंग होगी। हाँ, जोन रिफाइनिंग है। जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल सिर्फ इतना है कि बेसिकली ये मेटोलॉइड्स के लिए यूज़ होता है। मेटोलॉइड आपको गैलियम पता है, जर्मेनियम पता है, ये सारे मेटोलॉइड्स हैं। इसमें हम प्योरिटी, बहुत हाई लेवल की प्योरिटी हमें अचीव हो जाती है। यहाँ करना क्या करता है, यहाँ पे एक ही फैक्ट पे ये सारी चीज़ें बेस हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना डिटेल में, बस एक ही फैक्ट पे ये सारी चीज़ें बेस हैं कि जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी जो है अपनी मोल्टन फॉर्म, मेल्ट फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा सॉल्यूबल होती है, ज़्यादा डिसॉल्व करती है एज़ कंपेरिजन टू देयर सॉलिड स्टेट फॉर्म। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। ये 5-6 याद कर लेना भैया, मज़ा आएगा तुम लोगों को। कर लोगे याद, गुड, समझदार बच्चों, याद कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो इसके बाद
बेसिकली अब वेपर फेज़ रिफाइनिंग बची होगी। वेपर फेज़ रिफाइनिंग के बाद थोड़ा एलिंगम डायग्राम का कंसेप्ट है वो भी बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुड।